जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के सर में। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पॉलिटी एमसीक्यूज का दूसरी क्लास, जो कि हमने बताया था आप लोगों से कि हम आप पॉलिटी को जो है आप लोगों के क्वेश्चन के माध्यम से तैयार करवाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास का जो है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये है कि आप लोग राज्यपाल से जुड़ी खबर है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? यानी कि इसमें बात की गई है कि राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब यदि अगर होता भी है तो उसका कोई राजनीतिक जुड़ाव ना हो, कोई राजनीति में उसकी भागीदारी ना हो। तो ये जो है, आइए इसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कोई राजनीतिक जुड़ाव ना हो या पिछले वर्षों में राजनीति में उसने कोई भाग ना लिया हो। तो इसको जो है कौन से आयोग के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, मेनली क्वेश्चन ये है। तो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमंडार समिति 1969 में, सरकारिया आयोग 1983 में, संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 2000 में। क्या उसने सुझाव दिया था? तो इसमें ये सुझाव दिया था सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में बनी थी। इसका ही ये सुझाव था कि जो है राज्य का राज्यपाल जो है उस संबंधित राज्य के निवासी ना हो, तो किसी अन्य राज्य का हो। फिर आइए दूसरा, राजनीतिक दलों से संबंधित क्वेश्चन जो है चर्चा में रहता है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण कब बंद करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। भारत के राजनीतिक दल से संबंधित है। तो पहला है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण को बंद करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। फिर जब राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल है वो कौन चुना जाता है? तो जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है वही राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल नियुक्त हो सकता है। फिर 1999 में असम आम चुनाव, यानी कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो बताइए कौन कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इसके चारों कथन सही हैं। फिर आइए देखते हैं, भारतीय संसद में किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? यानी भारतीय संसद जो है, संसद पर उसका नियंत्रण कौन, मतलब किस माध्यम से होता है, एक टर्म है। तो ये संसदीय समितियों के माध्यम से संसद के प्रशासन पर नियंत्रण करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन, मतलब क्या जो है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जिनका, कौन से कार्य ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करता है क्या या नहीं किया जाता है उसके द्वारा? तो सबसे पहले, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये तो सही है। पूछा गया है नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो भारत, यानी कि भारत की जो संचित निधि से होने वाले जितने भी खर्चे हैं उनका लेखा परीक्षा करता है और उसके संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है सदन में। फिर आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसमें भी, यानी कि जो आकस्मिक फंड होता है उसमें और लोक लेखा की समितियों के जो खर्चे हैं उसका जो है रिपोर्ट तैयार करता है। फिर सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करनी कुल तरीके से, यानी कि जो खर्च होने वाली जो लेखा लोक मतलब फंडिंग होती है उसकी जो है ये समीक्षा करता है और उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन, इस पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है इसके पास, जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये परीक्षक का काम करता है। और सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर निम्नलिखित में से
किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार और राज्य निर्देशक तत्व जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में संतुलन बना रहेगा। संतुलन को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है। तो वो कौन सा मामला था? वो केशवानंद भारती मामला था 1973। इसमें तो मूल अधिकार यानी कि जो संविधान की मूलभूत ढांचा है इसके बारे में कहा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो मिनर्वा मिल्स 1980 होगा। यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में जो संतुलन की बात की गई थी वो मिनर्वा मिल्स मामले में की गई थी 1980 में। फिर आर्टिकल 19 के तहत जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें से कौन सा सही नहीं है? ये जोड़े दिए गए हैं 4, इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें 19 एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही है। फिर कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की 1G में है 19 के। फिर 19 के C में संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये 19E में नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार जो है 19(1)F में था। 19(1)CE में जो है निवास करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये देखिए नीचे दिया गया है। तो ये हो गया। फिर आइए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? नहीं, केवल नहीं करता है, ये नागरिकों से भी संबंधित है। नागरिकों के उस वर्ग की करता है जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो यानी कि ये 29 वाला गलत हो जाएगा। फिर ये अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान, हाँ ये सही है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन जो है केवल C, मतलब केवल 2 सही है। फिर शून्यकाल से संबंधित है जो कि संसद से संबंधित है। तो शून्यकाल के बारे में सही वक्तव्यों में क्या क्या शामिल होता है? पहला दिया गया है कि यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। दूसरा है इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों के कार्य नियमों में किया गया है। फिर तीसरा आता है इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। फिर पांचवा ऑप्शन है संसदीय कार्य प्रणाली में यह 1964 से भारत की देन है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें से पहली बात तो ये जो है बिना अनुमति के आता है, बिना किसी पूर्व नोटिस के आता है, क्योंकि ये शून्यकाल में आता है, इसको 0 आवर्स कहता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। देख लेते हैं तीसरा किस किस में है। तो तीसरा है, मान लो C वाले में नहीं है तो नहीं होगा। फिर आइए संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा तो नहीं होता है क्योंकि ये प्रश्नकाल होता है, तो पहला ऑप्शन भी गलत। फिर आइए देखते हैं इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। तो यानी कि 2 ऑप्शन जो है इसको हटा दो, 2 जहाँ पे, फिर ये हट गया और ये हट गया, तो बचा ये B वाला ऑप्शन 3, 4, ये सही होगा। यानी कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है और दूसरा है कि बिना किसी नोटिस के आता है। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में है कि इसके बारे में कौन कौन सा कथन सही है। तो ये अति आवश्यक, पहला देख लेते हैं। अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षण का मतलब ध्यान आकर्षित करना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना, बिल्कुल सही, क्योंकि मंत्री का ध्यान ही आकर्षित, तो मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करने के लिए, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर इसमें क्या सरकार की निंदा होती है? हाँ बिल्कुल, सॉरी नहीं होती है, यानी कि इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। हाँ सही, सरकार की निंदा के लिए नहीं आता है। यह संसदीय कार्य प्रणाली में भारत की देन है? नहीं। इसका उल्लेख प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नहीं है? नहीं, ये भी गलत है। यानी कि 1, 2, 3 सही है, यानी कि D ऑप्शन सही है। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए संकेतों का इस्तेमाल करके दीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, कथन है, तथा संसद में इसे पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये कथन तो सही है। फिर भारत ने संसदीय प्रकार की सरकार को अपनाया है, कारण भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है कि कथन क्या है, बजट एक गोपनीय दस्तावेज है तथा इसे संसद में पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये तो सही है।
अब फिर कारण की बात करते हैं तो ये भारत ने संसदीय प्रकार की सरकार को भी अपनाया, ये सही है। तो यानी कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये जो पीपीटी है, पीडीएफ है, इसको आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन अड्डा विद बीके सर है, इसको आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर आपको करंट से अपडेट भी रखा जाता है डेली न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। बाकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।